Assalamu alaikum students. It's Dr. Hassan Shazad, and I'm elated to tell you that we are going to discuss the easiest chapter of the MDCAT. This is Inside MDCAT Masterbook MCQ series, and we are going to discuss about evolution. So, without any delay, let's commence our journey of unraveling the facts about evolution. So, question number one, it states, who believed in the theory of natural selection. So it's a question regarding the people who believe in the theory of natural selection. तो वो कौन से लोग हैं जो theory of natural selection में believe करते हैं, ठीक है? तो are they creationists, are they evolutionists, और चार्ली है specially created believers. So this option is quite vague, तो हम इसको तो वैसे ही eradicate कर सकते हैं, ठीक है? इसका मतलब है कि डेल्टा ऑप्शन भी हमारी मतलब की कंसेप्ट्स के अकॉर्डिंगली नहीं आ रही है. तो अब यहाँ पे क्या है, क्रिएशनिस्ट और एवोल्यूशनिस्ट. थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में कौन बिलीव करते हैं? इट वाज प्रपोज्ड बाय डार्विन एंड द एवोल्यूशनिस्ट्स दे बिलीव इन द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. क्रिएशनिस्ट जो क्रिएशनिस्ट है ये बिलीव करते हैं इन द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन. थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, ठीक है. सो we will move on to the next question. Question number 2 says that which of the following school of thought supports the theory of special creation. तो theory of special creation को अब यहाँ पर कौन support कर रहे हैं? तो organisms evolved through time, alpha है, beta है, one type of organism gave rise to another type, Charlie है, organism specifically came into existence in the present form. So as I already told you, theory of special creation के believers कौन होते हैं? Those who believe in Charlie, ठीक है. ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिकली केम इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है, अपनी प्रेजेंट फॉर्म में. ऑर्गेनिज्म कोई ह्यूमन है तो वो ह्यूमन आया है, कोई अगर कोई एनिमल है, कोई दूसरा मैमल है, फॉर एग्जांपल बैट्स हैं या समथिंग लाइक दैट, कोई शार्क है तो शार्क, इट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऐसा ही है, ठीक है. कोई इनके दरमियान में चेंज नहीं आया फ्रॉम वो the very inception they are of the same type and still they are continuing like that. So this is what is the theory of special creation. So question number 3 states, among the following scientists who believed in divine creation, मतलब कौन था जो नेचुरलिस्ट था इनमें? ओ हाँ, तो सॉरी कौन था इनमें जो क्रिएशनिस्ट था? थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन का बिलीवर कौन था इसमें से? सो कार्लस लीनियस वाज द वन हु वाज अ क्रिएशनिस्ट, ठीक है. A person who believed in the theory of special creation या okay. So what was Lamarck? Lamarck किस लिए जाना जाता है? Lamarck he wrote that book, ठीक है, और उसने Lamarckism को प्रपोज किया और इसके बारे में कहा जाता है इन 1809, ठीक है. इसने अपनी बुक लिखी थी और इसके अंदर फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी अबाउट एवोल्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइम वाज प्रपोज्ड बाय Lamarck. सो Lamarck ऑल्दो उसने कोई बहुत ज्यादा मतलब ठीक बात नहीं की थी, बट ही वाज द वन हु फर्स्ट हिंटेड एट इट इन अ कॉम्प्रिहेंसिव वे. बाकी पहले हल्का फुल्का हर एक ने कुछ ना कुछ बताया था, बट ही वाज द वन जिसने कहा कि भाई ये एक मैकेनिज्म है जो कि एवोल्यूशन का हो सकता है, ठीक है. तो दैट वाज हिज कंट्रीब्यूशन. मैल्थस ने लॉ ऑफ पॉपुलेशन दिया था, लॉ ऑफ पॉपुलेशन दिया था. अब लॉ ऑफ पॉपुलेशन क्या कहता है? लॉ ऑफ पॉपुलेशन कहता है कि जो पॉपुलेशन होती है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करती है एंड रिसोर्सेज वो अरिथमेटिकली इंक्रीज करते हैं, ठीक है. और डार्विन ही केम अप विद द थ्योरी ऑफ स्पेशल नेचुरल सिलेक्शन. तो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, okay. So moving on to our question number 4, the smallest unit that can evolve. So genome, an individual, a species. So उन्होंने कहा है कि एक कौन सा स्मॉल, क्या पूरी की पूरी स्पीशी कभी इवॉल्व करती है? हमारे लिए फॉर एवोल्यूशन टू अकर एक स्पेसिफिक एरिया, बाउंडेड जगह होनी चाहिए, वहां पर एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स रहने चाहिए फ्रॉम आ स्पीशी. मतलब दूसरे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर भी वो सेम स्पीशी एग्जिस्ट कर रही थी उस टाइम पे, और उस सेग्रीगेटेड एरिया में भी उस टाइम पे वही एग्जिस्ट कर रही थी इन द वेरी बिगिनिंग. बट क्या हुआ कि डाउन द टाइम लेन
जो दूसरी वाली स्पीशी थी, द सेम स्पीशी विच वाज लिविंग इन द अदर एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, नॉट द वन विच वाज सेग्रीगेटेड, वो अपनी एक टाइमलाइन और एक लीनेज को फॉलो करेगी, और जो स्पीशीज दैट इज सेग्रीगेटेड इन सम पार्ट, तो वो बिल्कुल एक अलग ओरिजिन लेगी। और वहां पर इस तरह ये होता है कि एवोल्यूशन से, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बड़ी की एग्जांपल है पोलर बियर्स की। सो द बियर्स विच वर प्रेजेंट इन द आर्कटिक सर्कल, तो वहां पर क्या हुआ कि दे स्टार्टेड इवॉल्विंग, बिकॉज ब्राउन कलर जो था वो बहुत ज्यादा उनको ऑब्वियस सा फील होता था प्रे को, और उन सामने से व्हाइट स्नो के ऊपर ब्राउन कलर, तो वो बड़ी जल्दी पहचाना जाता था। तो अब क्या हुआ कि दे इवॉल्व और उन्होंने अपना कलर व्हाइट कर लिया, और जिसकी वजह से हमें ये एक बड़ा मतलब, अब ब्राउन बियर्स भी होते हैं और व्हाइट कलर के पोलर बियर्स भी होते हैं। सो पॉपुलेशन इज दैट स्मॉलेस्ट यूनिट। क्वेश्चन नंबर 5 है, Linnaeus grouped the similar species in the same genus and similar genera in, so Linnaeus ने similar genera को एक फैमिली में प्लेस किया था। ठीक है, अब क्या Linnaeus ने क्या दिया था, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या दिया था, उसने कहा था कि सबसे पहले किंगडम आती है, किंगडम के बाद फाइला आता है, फाइला के बाद क्लास आती है, और क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जीनस, and then comes species. So this is what he proposed. ठीक है। Question number 6. Question number 6 states that the ancient idea that organisms evolved from one type of to another stated uh, started from which era. So उन्होंने कहा है कि कहाँ से इस आइडिया को स्टार्ट मिला था कि सबसे पहले कि हम इवॉल्व किए हैं। ठीक है, मतलब जो ऑर्गेनिज्म एट प्रेजेंट हैं वो कैसे आगे मूव किए हैं। तो एरिस्टोटल के टाइम से ये आइडियाज हैं, मतलब ग्रीक्स ने इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया था। ठीक है, सो ये बहुत पुराने आइडियाज हैं। ऑल दो एरिस्टोटल हिमसेल्फ वाजंट अ फैन ऑफ दिस, उसने लेटर ऑफ नेचर दिया था। ठीक है, लेटर ऑफ नेचर, और लेटर ऑफ नेचर उसे स्केला स्केला नेचर भी कहते हैं, लेटर ऑफ नेचर। ठीक है, और थोड़ा अलग अलग करने वर्ड में। अच्छा, और उसके अलावा ही वॉज अ बिलीवर ऑफ स्पॉन्टेनियस क्रिएशन। स्पॉन्टेनियस क्रिएशन मतलब कि ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स डेड से अराइज कर सकते हैं। ठीक है, और उसने वेरिएशन और अडेप्टेशन के ऊपर भी हिंट किया था। ठीक है, वेरिएशन एंड अडेप्टेशन। ठीक है, Darwin, we know about him. Linnaeus ने he classified organisms. Lamarck, he proposed Lamarckism. So question number 7 की तरफ move करते हैं। Question number 7 says Darwin observed diversity among different characters on dash. So ये उसकी HMS Beagle के ऊपर जो HMS Beagle पे जो उसने जर्नी की थी, अ 5 year जर्नी, जहाँ पे उसने फ्लोरा एंड फोना डिस्कवर किए ऑफ द गैलापागोस आइसलैंड। ठीक है, दैट वाज प्रेजेंट इन साउथ अमेरिका, और ये एक नेवी शिप थी जो कि अक्सर क्या करती थी, न्यू कोस्ट लाइन्स को डिस्कवर करती थी फॉर देम। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइपोथेसिस वाज ब्रीफली एक्सप्लेन्ड बाय क्यूवियर। सो क्यूवियर ने क्या किया था, अर्थ हिस्ट्री बाय कैटास्ट्रोफिज्म उसने डिस्कस की थी, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन और प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी। सो क्यूवियर ने क्या किया था, उसने अर्थ की हिस्ट्री को कैटास्ट्रोफिज्म से मतलब प्रूव किया था। उसने कहा था कि कैटास्ट्रोफिज्म इन द स्टार्ट बहुत ज्यादा स्पीशीज थी। ठीक है, और फिर क्या हुआ, कैटास्ट्रोफीज आई लाइक अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक इरप्शंस, उसके अलावा सुनामीज एंड थिंग्स लाइक दैट विच लेड टू, ना सिर्फ कि उन्होंने नैरो डाउन किया पॉपुलेशन को, स्पीशीज को, बल्कि इनकी वजह से थोड़ी थोड़ी चेंजेस भी आए इनके अंदर। ठीक है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के बारे में हमें पता है, इट वाज प्रपोज्ड बाय डार्विन, प्रिंसिपल्स ऑफ एवोल्यूशन पॉपुलेशन लियल ने दिए थे। ठीक है, डार्विन। ठीक है, सो
क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड एज फर्स्ट लाइफ फॉर्म्स। तो सबसे पहले क्या था, हमें पता है एक यूनिसेलुलर एंटिटी आई थी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द थ्योरीज। तो सबसे पहले वेंट हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंगली आर्चियोबैक्टीरिया आए थे, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सबसे पहले ओरिजिन लिया था उसने फ्रॉम द डेथ। और सबसे पहले अगर हम देखें और जिसके फॉसिल्स भी मिले हैं तो दे आर बैक्टीरियाज। वेंट हाइपोथेसिस इस चीज को डिनोट कर रही है, ठीक है। उसके अलावा साइनोबैक्टीरिया क्या हैं, दे आर एंशियंट फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। और ये बैक्टीरिया द यू का मतलब ही होता है ट्रू, तो द प्रेजेंट बैक्टीरियाज आर यू बैक्टीरियाज। क्वेश्चन नंबर 10, आर्चियोबैक्टीरिया कैन टॉलरेट टेम्परेचर अप टू विच डिग्री। 120, ये वेंट हाइपोथेसिस के मेन बुक लाइंस के अंदर लिखा हुआ है, इट इज 120 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एक बहुत मुश्किल चीज नहीं थी यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 11 स्टेट्स फर्स्ट photosynthesizing organism used which thing as a source of energy and released what? So the first one used hydrogen sulfide and it released sulfur. Later on क्या हुआ, water और oxygen का use start हो गया था। Later on after that वो इसी की वजह से क्या हुआ था कि oxidizing atmosphere बन गया था, ठीक है, atmosphere बना था। Moving on to the question number 12, how many years ago enough protective ozone has been built, मतलब was built, ठीक है। तो खैर it was 4.2 billion years, 3.5 billion years, 1.5 billion years, or 2 billion years. So the correct option is 4.2 billion years, ठीक है। This is your bookish line and we are not gonna discuss much about it. Although इसे in some classifications कहा जाता है Haddon Eon era, ठीक है। इस एरा के अंदर बहुत ज़्यादा मैथ लेवल की जियोलॉजिकल चेंजेस आए थे, मतलब उस वक्त अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता था एंड स्टफ लाइक दैट। तो उसको एक तरह से थोड़े चेंजेस आए थे जियोलॉजिकली, ग्रॉस लेवल के चेंजेस आए थे। So the next question is question number 13. The change from reducing environment to oxidizing environment refer to the which thing? Life, अब क्या उसने कहा है कि इन दो चीज़ों से, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट से ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट आ गई। अब ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट के आने के बाद ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कौन सी चीज़ अब करेक्ट है आपके अकॉर्डिंगली? लाइफ ओरिजिनेटेड एबायोटिकली, ठीक है। सो और लाइफ कुड नो लॉन्गर अराइज एबायोटिकली, ठीक है। तो एबायोटिकली अकॉर्डिंग टू सम हाइपोथेसिस उनको रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट चाहिए होती है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट के आने के बाद अब क्या होता है, सम साइंटिस्ट से कि अब इस वक्त हम ये नहीं कह सकते फ्रॉम द डेड या कोई मतलब लिविंग मैटर नहीं है, उससे हम लिविंग मैटर क्यों नहीं बनता, क्योंकि अब रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट प्रेजेंट नहीं है। लेबोरेटरीज के अंदर समवट जैसे कि हमने ऐसा करके देखा है एंड वी हैव फाउंड दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉन लिविंग, बट दैट्स स्टिल हाइपोथेसिस। तो इसका बीटा ऑप्शन है लाइफ कुड नो लॉन्गर अराइज वर्टिकली, सो दिस मेक्स नो सेंस। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 स्टेट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अरोज 3.5 बिलियन इयर्स अगो। So it was the ozone layer, the eukaryotes, the prokaryotes or the organelles in the eukaryotes. So question number 14 का आंसर है the prokaryotes, ठीक है। So question number 14 says prokaryotes. Question number 15, which of the following hypothesis best describes that how first life form on earth was originated? So अब of the following hypothesis कौन से वाला है जो कि बेस्ट डिस्क्रिप्शन दे रहा होता है, ठीक है, ऑफ द फर्स्ट लाइफ फॉर्म विच ओरिजिनेटेड। तो ऑब्वियसली द आर्च बैक्टीरिया, द हाइड्रोथर्मल वेंट थ्योरी, द हाइपोथेसिस, ठीक है, वो 120 डिग्री सेल्सियस पे आज भी रहने वाले आर्च बैक्टीरिया जो हैं बैक्टीरियाज
वो इस बात की तरफ हिंट करते हैं कि yes, this theory has somewhat a nice explanation to all that. Question number 16. Who proposed that organelles have been produced by some relation with the prokaryote? So was it Wallace? Wallace ने क्या किया था? He co-authored some notes with Darwin. ठीक है. Mainly he was the one in 1858. He was the one who first came up with the idea of theory of natural selection and that stuff, but Darwin was the one who completed it first and then he got it published. ठीक है. So Lyell theory of उसने laws of population दिए थे. It was Margulis, Lynn Margulis and Phil Institutes which were the one who proposed that endosymbiotic hypothesis. ठीक है. तो question number 17. Ingestion of which of the following developed the autotrophic character in plants? So autotrophs कौन होते हैं? Which can photosynthesize. ठीक है. photos sorry photosynthesis कर सकते हैं and they can produce their own food from inorganic matter. ठीक हो गया. So question number 17 का आंसर क्या होगा यहाँ पर? So cyanobacteria थे जिनकी इंजेक्शन हुई थी, which in the present form we call them the chloroplast of cyanobacteria after being ingested into amoeboid like organism. ठीक है. अब cyanobacteria आए और अब क्या होता है उसके अंदर, अब प्रेजेंट फॉर्म के अंदर they have turned into chloroplast. ठीक है. So it was the cyanobacteria. A spiral shaped they became flagella. Moving on to the next question. Evolution of the nucleus is justified by membrane invagination hypothesis, endosymbiotic hypothesis से chloroplast और क्या इससे माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट की जस्टिफिकेशन मिलती है. इससे ओरिजिन की जस्टिफिकेशन मिलती है कि ओरिजिन हुआ कैसे. मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन थ्योरी प्रूव्स के हाउ द न्यूक्लियस, मतलब स्टार्ट में क्या होता था, क्रोमेटिन मटेरियल इन द सेंटर होता था. ठीक है. न्यूक्लियोइड होता था एंड इट वाज कवर्ड बाय द मेम्ब्रेन, द मेन सेल मेम्ब्रेन. अब उसके बाद क्या इन्वेजिनेशन हुई, इट केम अप लाइक दिस एंड इट कवर्ड इट ऑल, और ये सारा पोर्शन इरेडिकेट हो गया एंड देन द मेम्ब्रेन वाज फॉर्म्ड विच सराउंडेड होल ऑफ द न्यूक्लियर मटेरियल. ठीक है. सो दिस इज द हाइपोथेसिस. Moving on to the next question. Formation of the eukaryotic cell led to which thing? So dramatic increase in the complexity, dramatic increase in the complexity, बिल्कुल ठीक है. Increase in the diversity of life forms on earth, बिल्कुल ठीक है. Diversification आई है उसके बाद. Dramatic decrease in complexity, dramatic increase in complexity था. ठीक है. So complexity increase हुई, diversity increase हुई. Yes, both A and B are correct. Moving on to the next question. Question number 20 states that during evolution, eukaryotic cell is first specialized into tissue, organs, organelles, different. So अब आपको खुद ये समझना चाहिए कि स्टार्ट में क्या है. अगर सेल्स हैं, ठीक है, ज़्यादा सारे, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? It moves first into the tissue, then organs, then the organ system, and then an organism. कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहा हूँ मैं. ठीक है. तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा? 20 का क्वेश्चन नंबर 20 का क्या आंसर बनेगा अकॉर्डिंग टू यू? यस, इट्स टिश्यूज. ठीक है. So moving on to the next question. 21 states that who pictured evolution as ladder? So as I already told you, scala of nature था एक, scala of nature. इसको प्रपोज किसने किया था? Yes, एरिस्टोटल ने. बट ladder of evolution या एवोल्यूशन को एज अ लेडर किसने कंसीडर किया था? एवोल्यूशन को एज अ ट्री किसने कंसीडर किया था, मतलब किसने प्रपोज किया था एज ट्री? इट वाज डार्विन in his theory of special creation. ठीक है. In his book on the origin of species by the means of natural selection. So it wasn't Darwin, it was Aristotle. Wallace co-authored Darwin, मतलब उसके सारे के सारे key concepts तो Darwin वाले थे. It was, yes, it was Lamarck.
who proposed that evolution as a ladder. So I have given you two key points, यहाँ पे mix ना कीजिएगा आप, ठीक है. So question number 22 states process of evolution explained by Lamarck is best explained by adaptation, variation, inheritance, inheritance, variation, adaptation, variation, inheritance, adaptations, adaptation, inheritance, variation. तो सबसे पहले क्या हुआ, अगर हम ऑप्शंस को ना भी देखें, हम सोचें सबसे पहले लमार्क ने क्या प्रपोज किया था, उसने कहा था डिसयूज ओवरयूज, डिसयूज या ओवरयूज, व्हाट डिड फर्दर सेड. अगर ये दोनों काम हुए तो ये क्या होती है, दिस इज अडेप्टेशन, ठीक है. उसके बाद क्या आया, उसके बाद उनके अंदर वेरिएशन आए, डिसयूज या क्या हुआ, फॉर एग्जांपल ही सेड दैट एक गोट है जो जमीन पे खड़े होकर गर्दन खींच खींच कर वो अपने पत्ते खा रही है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा, ही दैट गोट बिकेम जिराफ, ठीक है. सो क्या हुआ, दूसरा पॉइंट क्या बना, वेरिएशन. वेरिएशन आ गई फ्रॉम, वेरिएशन क्या होती है, डाइवर्सिफिकेशन फ्रॉम व्हाट वाज इन द ओरिजिन, ठीक है. और उसके बाद क्या हुआ, उसने कहा जब ये वेरिएशन एक बार आ गई तो अब ये वेरिएशन जिराफ के अंदर अगर आ गया तो फिर जिराफ ने फर्दर जिराफ ही देने हैं, ठीक है. देन इनहेरिटेंस ऑफ दोज एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है. तो एडेप्टेशन, वेरिएशन, इनहेरिटेंस इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर दिस, ठीक है. सो लेमार्किज्म का करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, एडेप्टेशन, वेरिएशन, इनहेरिटेंस. Question number 23. Question number 23 states which of the following does not refer to the Lamarck theory of evolution. So use and disuse of organs, yes, it is a key point of Lamarckism. Inheritance of the acquired characteristics. So yes, he said that the acquired characters once acquired they can be inherited, or during the process of acquiring them properly, एक अगर organism है उसने एक specific point तक लिया तो अब जो उसका आगे further progeny होगी वो उस point से आगे move करेगी उस एक की characteristic को, मतलब for example it was the development of the biceps. तो अब अगर किसी blacksmith का बच्चा होगा तो उसके already muscles ज़्यादा होंगे. This is what is inheritance of acquired characteristics. Easiest way में parts which are not used deteriorate, बिल्कुल disuse of organs, survival of the fittest, no, it is the key feature of theory of natural selection. ये डार्विन की प्रोपोजिशन है और ये आजकल बहुत ज़्यादा ड्यूरिंग द कोविड डेज ये बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया था कि हम हर्ड इम्यूनिटी लेके आएंगे. अब हर्ड इम्यूनिटी ये होती है कि मेजोरिटी को लग जाता है, बाकी माइनॉरिटी थोड़ी सी बच जाती है, उन्हें नहीं लगती है. तो अब यहाँ पे क्या होगा कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगी, अगर कोई किसी ने बचना होगा बच जाएगा, और फिर ये ऐसा होगा कि फर्दर जो आगे ऑर्गेनिजम्स चलेंगे, ह्यूमन पॉपुलेशन चलेगी, वो होगी जो उस डिजीज को अच्छे से काउंटर कर सके. अच्छा, demerits of Lamarck's theory. Use and disuse of organs, no, it was quite true feature. उसने सही बताया था कि ऐसा ही होता है. Acquired characters can be inherited. So ये एक demerit था Lamarck की theory का. And acquired characters they cannot be inherited. Environment हम बाकी options भी देख लेते हैं, but environment affect giraffe, affect the germ cells, which affect in upcoming generations like stretched neck in giraffe. तो उसने कहा कि ये कोई मेजर डीमेरिट नहीं है, मतलब डीमेरिट की डीमेरिट क्या था कि उसने क्या दिया था, ये तो म्यूटेशन की बात हो रही है ना यहाँ पर, उसने क्या दिया था कि एक स्पेसिफिक एक्वायर्ड कैरेक्टर आगे बढ़ता जाएगा, अगली जनरेशन में भी आएगा और उससे अगली जनरेशन में भी आएगा, विच वाजंट द केस, ठीक है. एक जनरेशन का एक्वायर्ड कैरेक्टर उसी में रह जाता है और उसी बंदे के साथ मर जाता है, अक्लमंदों के बच्चे भी बेवकूफ हो जाते हैं कई, ठीक है. सो दैट इज समथिंग. क्वेश्चन नंबर 25. Darwin collected how many types of finches on the Galapagos Island? It's a bookish MCQ. It is a, आपको आंखें बंद करके करना चाहिए, इस पे तो इतना ध्यान भी नहीं देना चाहिए. 13, ठीक है, एक 3 13. Question number 26. When did Darwin write a long essay on the origin of species and natural selection? So डार्विन ने एक लंबा ऐसे लिखा था 44 के अंदर, ठीक है, 1844 में ही रोट दैट ऐसे, और ये एक 189 पेज्ड मैन्युस्क्रिप्ट था, ठीक है, जो कि डार्विन ने लिखा था, बट इट नेवर गॉट पब्लिश्ड. इट वाज देयर के इसने 2 3 दोस्तों के पास था, लाइक लियल के पास था और एक और इसके मतलब क्लोज कंपेनियन के पास था, सबके पास नहीं था. 59 में ही रोट दैट बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ठीक है, बाय द मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. ये टाइम था जहां पे थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन
इन इट्स करंट फॉर्म हमारे सामने उनका अनरेवलिंग हुई थी, उसकी इस पॉइंट पे अनरेवलिंग हुई थी। अच्छा, 58 में क्या था? इट वाज द वेलिस। वेलेस ने एक बुक लिखी, ही सेंट इट टू डार्विन। अब डार्विन और उसका की कंसेप्ट, की फीचर सेम थे, तो बजाय इसके कि वो वेलेस के नाम से छपती, क्या हुआ कि डार्विन और सम फ्रेंड्स सेड हम इनको को ऑथरशिप में दे देते हैं, एंड स्पेशली अगेन लील वाज वन ऑफ देम, एंड दे को ऑथर्ड व्हाट वेलेस रोट टू डार्विन, ठीक है। और 1809 के अंदर लमार्क लेमार्क एवोल्यूशन में मतलब एक स्टार्टिंग अब्बे की हैसियत होती है। डार्विन वाज वन ऑफ, यू कैन से कि उसका डिसाइपल था, बट लेमार्क वाज द वन हु केम अप विद ऑल दिस, ठीक है। एंड यस, ही प्रपोज्ड दिस, एंड ही रोट अ बुक जिसका नाम था, इट वाज फिलोस फिलोसफी आई गेस, जूलॉजिक, ठीक है। तो फिलोसफी ऑफ द जूलॉजी, तो उसने ये एक बुक लिखी थी और उसने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी थी, द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, कि एवोल्यूशन हुई कैसे है। क्वेश्चन नंबर 27 स्टेट्स, हु बिलीव्ड इन एंड परसीव्ड यूनिटी, की तो बुक लाइन है, पीटीबी की पहली लाइन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की आई गेस ये थी, हु बिलीव्ड इन परसीव्ड डार्विन परसीव्ड यूनिटी इन लाइफ, ठीक है। उसने कहा कि एक स्टार्टिंग मेन की फोकल पॉइंट है जहां से ऑल दीज कैस्केड्स स्टार्टेड, ठीक है, और उनकी बाइफर्केशन हुई, होती गई एंड प्रेजेंट फॉर्म केम इनटू बीइंग, ठीक है। सो इट वाज डार्विन जिसने पंगा लिया था, और इट वाज डार्विन हु प्रपोज दिस, ठीक है। वेलिस, आई पता नहीं कितनी बार बताना पड़ेगा, ही को ऑथर दैट, लमार्क है, और मेल्थस अगेन ही वाज वन ऑफ द की नेम्स, ठीक है, जिसे हम लेते हैं इन केस ऑफ थ्योरी। आगे इसके बारे में मैं थोड़ा सा इन डेप्थ डिस्कस करूंगा, इस वजह से यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 28, Darwin theory of natural selection was based on all observations except overproduction, mutation, struggle for existence, origin of new species. So डार्विन की थ्योरी इन सब के सब फीचर्स के ऊपर तो थोड़ा थोड़ा मतलब रोशनी डाल रही है, ओवर प्रोडक्शन के ऊपर भी, मतलब ओवर प्रोडक्शन होगी तो फिर क्या होता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होती है वहां पर, ठीक है। अगर तो ये एक फीचर है इसका, ठीक है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ओवर प्रोडक्शन होगी तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस आएगी, और इसके दौरान में क्या होता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होती है, और उसके दरमियान में भी अगर फिटेस्ट के अंदर भी आगे फर्दर कंपटीशन होगा तो नई स्पीशी का ओरिजिन आ जाता है, कि मतलब वो इतना वेरी कर एक नई स्पीशी बन जाती है। म्यूटेशन वाज समथिंग जो डार्विन के टाइम के ऊपर, सिंस जेनेटिक्स वाज अननोन, जेनेटिक्स वाज अननोन टू मैन, कि अब क्या हो रहा है अंदर, और मेंडल ने अपने गार्डन के अंदर वो सारे पंगे नहीं किए थे अभी तक, तो सिंस जेनेटिक्स वाज अननोन, म्यूटेशन के ऊपर डार्विन का इतना ध्यान नहीं गया, ठीक है। और इतना सेग्रीगेटेड वर्क होता था कि उस वक्त अगर किसी और ने इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया भी हो तो मैं भी डार्विन तक नहीं पहुंचा था। तो डार्विन नेवर कंसीडर्ड म्यूटेशन एज वन ऑफ हिज की और salient features of the theory. Question number 29, the best description of natural selection is, so alpha thus survival of the fittest, beta thus the struggle for existence, Charlie the reproductive success of the members of a population best adapted to the environment, and delta the overproduction of offspring in environment with limited natural resources. So theory of natural selection की best description among the following is Charlie, क्या reproductive success होती है किन की, of the members of the population best adapted to the environment. What is this? Survival of the fittest, ठीक है। अब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है तो, बट रिप्रोडक्टिव सक्सेस होती है, आगे क्या होता है कि वही प्रोजनी, उन्हीं की प्रोजनी बढ़ती है जो कि एक सक्सीड कर चुके होते हैं, बाकी सबके सब अपने कंपेटिटर से आगे बढ़ चुके होते हैं, उनकी गेम हाई लेवल की होती है, ठीक है। दीज आर द वन जो कि इसकी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की बेस्ट डिस्क्रिप्शन है। आई वुड से सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का ऑप्शन में नहीं होना चाहिए था, बिकॉज इट इज क्रिएटिंग लॉट ऑफ एम्बिग्यूटी हियर। सो अगर आपको कभी यूएचएस में आया तो ऐसी कोई चीज़ नहीं आएगी जहाँ पे दो चीज़ें की कंसेप्ट्स एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 30, on which factor survival in the struggle for existence depends? So is it random? It depends on the heredity constraints, individual with more muscle and strength. So question number 30 का आंसर है, it depends on the heredity constituents, ठीक है। किसी की जेनेटिक्स जीन्स कितनी स्ट्रॉन्ग है, सर्वाइवल उतनी अच्छी होगी उसकी, ठीक है। कैसे?
अगर कोई ऑर्गेनिज्म है फॉर एग्जांपल और वो जेनेटिकली स्ट्रांग है, उसका जेनेटिक मेकअप स्ट्रांग है, स्ट्रॉन्गर जेनेटिक मेकअप मींस स्ट्रॉन्गर फिजिकल सेटअप, ठीक है। तो अगर किसी की ये जेनेटिकली स्ट्रांग है वो, और म्यूटेशन के चांसेस भी कम है और सारा कुछ, तो ये उसके हेरिडिटरी कंस्ट्रेंट्स को और उसकी एग्जिस्टेंस को बहुत ज़्यादा फेवर कर रही है ये चीज़। सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 30।